हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पॉलीसेकेराइड देखने जा रहे हैं। क्या चीज़? पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड का लैक्टोज लास्ट क्लास में पढ़े थे। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीन चीज़ों को लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड है क्या, उसको समझते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है भैया। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं, या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलवरण कराने पर बहुत अधिक मात्रा में, लगभग 10 से अधिक पॉलीसेकेराइड प्राप्त होते हैं, मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। समझ में आ गया भाई? डियर स्टूडेंट, यह पॉलीसेकेराइड जो है आपका स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन के रूप में, मुख्यतः जो है ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। बात करते हैं स्टार्च की। ठीक है, स्टार्च की बात करें डियर स्टूडेंट, तो स्टार्च को इमाइलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमाइलम कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत जो है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इमाइलम भी कहते हैं। और यह इसका प्राप्ति का सोर्स भी होता है, वो होता है हमारा गेहूँ। ठीक है, गेहूँ, चावल, मक्का, जौ आदि से जो है इनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इनसे जो है हम इसको प्राप्त करते हैं। और एक बात और बता दूँ कि जो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ना, वो वास्तव में संघनन बहुलक होते हैं और प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होते हैं। किस द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। समझ में आ रहा है? तो जो स्टार्च होता है उसका ये जो है हमारा सोर्स है प्राप्ति के, गेहूँ, चावल, मक्का आदि से जो से प्राप्त किया जा सकता है। और मानव में कहा जाए तो मानव में या जंतुओं में लीवर में जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में भी संचित रहता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहता है? संचित रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी संरचना। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है जिसके जल अपघटन करने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, 10 से भी अधिक मात्रा में जो है हमें अल्फा डी ग्लूकोज का मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है। अब इसकी जो संरचना है उसकी 2 प्रकार है। संरचना को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक, एक होता है इमाइलोपेक्टिन और एक होता है इमाइलोज। देखते हैं इन्हीं संरचनाओं को डिप से पढ़ते हैं, समझते हैं। एमाइलोज, ये इसकी पहली संरचना है डियर। यह संरचना जो है जल में विलय होती है। ठीक है, जल में विलय होती है और अल्फा डी ग्लूकोज के 200 से 1000 अणुओं के रेखीय संयोजन से बनता है। याद रखिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज के 200 से 1000 अणुओं के रेखीय संयोजन से क्या होता है? निर्मित होता है। रेखीय संयोजन से निर्मित होता है और जल में क्या होता है? विलय होता है। तो यह जो है ग्लूकोज के C1 और C4 के मध्य ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा बंधा रहता है। देखें अब इसको संरचना। ठीक है, तो देखिएगा कैसे। हम सबको पता है, अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन की बात करूं, किस चीज़ की फिशर प्रोजेक्शन की बात करूं? ग्लूकोज की। तो कुछ 1 2 3 4 5 6 ये है हमारा फिशर प्रोजेक्शन, जिसको मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ाते आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सबको रट्टा आ गया होगा, याद हो गया होगा। नहीं हुआ है भैया तो आप लोग रट्टा मार लीजिए, तरीका भी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, ये है हमारा ग्लूकोज का। किस ग्लूकोज का? अल्फा डी ग्लूकोज का क्या चीज है डियर स्टूडेंट? फिशर प्रोजेक्शन है। अब इस अल्फा डी ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन है जहां इस C1 और C5 के बीच अंतरक्रिया होता है। और जब भी अंतरक्रिया होता है तो क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन है वो दोनों के बीच बॉन्ड के रूप में इस प्रकार आ जाता है। ये जो H है वो इधर चला जाता है और OH है वो इधर आ जाता है। तब हम इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के प्लस के लिए चाहे मत लिखो, अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं इस चीज़ को। अब इसका मैं पायरोनोस संरचना जब बनाऊंगा तो पायरोनोस संरचना जो है कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखिएगा कैसे बन जाएगा पायरोनोस संरचना।
मुझे छोटा बनाना है इधर से। पायरेनोइड संरचना जो डियर स्टूडेंट आप सबको पता है, हावर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं, पायरेनोइड संरचना बोलते हैं ना, जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और 5 जो है कार्बन वलय रूप में इस प्रकार स्थित होते हैं। इधर के जितने भी जो है हमारे दिख रहे हैं ये सब, इनको हम लोग नीचे लिखते हैं और इनको ऊपर लिखा जाता है इधर वाले को, और ये जो दिख रहा है इसको हमेशा ऊपर में लिखते हैं। कहाँ? वहाँ। तो देखो क्या हुआ, C1 पे देखेंगे, C1 पे क्या है, OH इधर है, ये नीचे आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा भाई, H ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ इस वाले में सॉरी यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया जी, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया। यहाँ OH रहेगा 5वें नंबर पे जाता है, ये 5वें नंबर पे, यहाँ पे 5वें नंबर पे, ठीक है, 5वें नंबर पे जाता है ये। तो यहाँ पे OH रहेगा, ये OH क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे हमारा OH रहेगा, H ऊपर रहेगा, ठीक। और यहाँ CH2OH ऊपर और H जो है नीचे। तो ये हो गया पायरेनोइड संरचना। समझ में आ रहा है? पायरेनोइड संरचना। अब क्या होता है, हमारा जो एमाइलोज होता है, ठीक है, वह इनमें C1 और C4। तो 4 नंबर कौन सा है, C1, C2, C3, C4। इस C1 और C4 के मध्य जो है कौन से बंध, ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ा रहता है। देखिए कैसे जुड़ेगा, इधर से मैं प्रारंभ करता हूँ, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये लीजिए, ये देखिए, ये हो जाएगा H OH H OH H OH H CH2OH H OH, ठीक है भैया। सिमिलरली एक और यहाँ बनाइए आप, तब समझ में आएगा आपको। ये O यहाँ क्या जाएगा हमारा H OH H OH, ये हो जाएगा OH H H OH, और ये है CH2OH H, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य C1 है और ये C4 है, कहाँ 1 2 3 4, ठीक है। इन दोनों के मध्य क्या होगा, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये देखो मेरा भाई, ये बन गया ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। तो यहाँ से H2O जो है जल के अणु जो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो ये बन गया ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कितने जुड़े रहते हैं, ऐसे 200 से 1000, कम से कम 200 से 1000 अणु अल्फा डी ग्लूकोज के 200 से 1000 अणु जुड़े रहते हैं आपस में। तो ये फिर 1 हो गया, तो 1 के लिए फिर से चौथा नंबर लेकर आइए आप। तो अब मैं पूरा कुंडली बनाऊंगा, सीधा सीधा ये देखिए, पूरा कुंडली बनाएंगे हम, ठीक है। बहुत फिर सब बहुत टाइम लग जाएगा। ये O हो गया, ठीक है। अगेन फिर क्या होगा जी, H O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये देख लीजिए H रहता है H। तो यहाँ भी इसी प्रकार आप इस प्रकार से बनाते जाइए कंटिन्यूस, ओके। और ये ऐसे चला जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का O H, ये लीजिए। इस प्रकार कंटिन्यू चलता ही रहेगा। यहाँ पे भी बनाना है आपको इस प्रकार से कंटिन्यू दिखा देना है, ऐसा करके शो कर देना। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, पूरा क्या कहलाता है, इमाइलोज संरचना है। किस चीज़ का, क्या पढ़ रहे हैं, स्टार्च का, इमाइलोज संरचना। समझ में आएगा? अब देखते हैं स्टूडेंट इसी में क्या चीज़, इमाइलोपेक्टिन। तो इमाइलोपेक्टिन क्या होता है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। इमाइलोपेक्टिन में कम से कम हमारा 1000 से लेकर के 3000 पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, जो आपस में रेखीय तो जुड़े रहते हैं, रेखीय जुड़े ही रहेंगे डेफिनेटली। रेखीय इस प्रकार इमाइलोपेक्टिन, तो इमाइलोज तो रहता ही है, ठीक है। रेखीय के साथ साथ शाखा युक्त जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, शाखा युक्त जुड़े होते हैं, और यह जल में अविलय होता है इमाइलोपेक्टिन, जबकि ये क्या है, जल में विलय है। इस वर्ड को याद रखिएगा, जल में विलय, जल में विलय, ठीक है।
ये, और ये क्या है, जल में अविलेय है, जल में अविलेय है। ओके, इसमें भी स्टूडेंट C1, इसमें भी वही है, स्टार्च है, मतलब इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज ही रहेगा, ठीक है। और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच ग्लाइकोसाइड बॉन्ड भी रहेगा, वही चीज़ है। अल्फा डी, देखिए ऐसे लिखिएगा, इसमें भी जो है रेखीय संरचना पाई जाती है, किंतु रेखीय संरचना के साथ साथ शाखायुक्त संरचना पाई जाती है, जिसमें C1 C4 बॉन्ड के साथ साथ C, देखिएगा C1 C4 बॉन्ड के साथ साथ क्या C1 C6 बॉन्ड भी पाया जाता है, जिसके कारण इसका संरचना क्या हो जाता है, शाखायुक्त हो जाता है। अब कैसे, तो इधर देखिएगा, इसी को मैं इमाइलोपेक्टिन में कन्वर्ट कर देता हूँ। इमाइलोज है ना भाई, ठीक है, इमाइलोज है सर। अब इसको इमाइलोपेक्टिन में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं देखिएगा। यहाँ क्या होगा, OH होगा, OH नहीं होगा, OH होगा डेफिनेटली सर। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से देखिएगा, यहीं से, ठीक है। इधर देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा H OH H OH OH H, ठीक, फिर OH H, और ये हो जाएगा हम लोगों का CH2OH H, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड पाया जाता है वो देखिए, इधर देखिएगा, कहाँ पे पाया जाता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। तो H2 निकाल दीजिए बाहर, H2 बाहर निकल जाएगा, देखो OH और यहाँ से एक H2 निकल जाए बाहर। तो यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस प्रकार बॉन्ड बन जाता है, क्या, O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमारा इस प्रकार, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ रहेगा CH2। तो ये बॉन्ड है, ये भी एक क्या है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब क्या होगा, अब कंटिन्यूटी फिर से चालू हो जाएगी, कैसे, इसके साथ फिर से कौन जुड़ जाएगा, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा भाई, इसके साथ जुड़ जाएगा अगेन, फिर से हमारा एक C1 जुड़ जाएगा C1 के साथ। तो C1 में क्या है, ये देखिए, इसको मैं पूरा कंप्लीट नहीं बनाया ना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है प्रणाली में, टाइम भी वेस्ट होता है। OH, ठीक है, H OH, क्योंकि सबके सब क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, इसलिए आपको ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, उसी को देख देख के आप बना सकते हैं। H OH CH2 OH H। अब ये क्या होगा, अब ये C1 और C4 के बीच फिर से हमारा एक बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ये देखिए। अब ये क्या होगा, अब फिर कंटिन्यू ऐसे चलते रहेगा, ये फिर से कंटिन्यू इधर चलना चालू हो जाएगा। इस कारण इसकी संरचना जो है ज़्यादा बड़ी होती है अदर रिस्पेक्ट टू इमाइलोज की, ठीक है। ये देखिए फिर से बॉन्ड बनेगा, इस प्रकार ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कुछ इस प्रकार से। तो इधर चल रहा है, ये इधर आगे भी बढ़ जाएगा, यहाँ से C1 के साथ किसके साथ बनता है, C4 के साथ, ये 4 के साथ, ये तो इसको कंटिन्यू आपको क्या करना है, कर देना कंटिन्यू। तो देखिए ये पूरा फिर इस प्रकार शाखायुक्त बन जाता है, और इसी कारण ये क्या होता है, जल में अविलेय होता है, ठीक है। ये समझ में आया सब कुछ इसमें भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से, वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टार्च के बाद सोल्यूलोज। सोल्यूलोज, सेल्यूलोज, NC12H10O5, ठीक है डियर। तो ये होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है पौधों का एक प्रमुख घटक है, ठीक है, प्रमुख घटक है स्पेशल, और सभी पौधों में पाया जाता है, तथा उसमें पाए जाने वाला कोशिका भित्ति, मनुष्यों के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है ना, किसमें पाया जाता है, आपका पौधों में। पौधों में जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वह वास्तव में सोल्यूलोज से निर्मित होता है, और कोशिका भित्ति को निर्माण करने के लिए जो है सोल्यूलोज बहुत ही आवश्यक होता है। अब बात करते हैं, जब इसका जल गठन कराया जाता है तो यह भी अल्फा डी ग्लूकोज ही देता है, अर्थात
ये एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसका जन्म घटन कराने पर मोनोसेकेराइड के रूप में अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। अगर आप देखना भी चाहें तो कोई टेंशन नहीं है, देख सकते हैं H10O5। तो इसका जब घटन कराएंगे H2O के साथ तो ये हमको दे देगा क्या चीज़, C12H सॉरी यार C6 C12H22O11। ओके, इस प्रकार प्राप्त होगा। और जब इस चीज़ का अगेन C12H22O11 का जल जब कराते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंट ऑफ एसिड, अब ये हमको ढेर सारा जो है नंबर ऑफ ढेर सारा क्या मिलेगा, C6H5O6 प्लस C6H5O6। इस प्रकार ये स्टूडेंट 2-3 हज़ार जो है एक इकाई जो है इसका ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का एक इकाई आपको प्राप्त हो जाता है। अब भी जैसे हमने संरचना बनाया था फिर से मुझे बनाना पड़ेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन सबको पता है ताकि आपको बार बार क्लिक करके ये याद हो जाए। 1 2 3 4 5 6 CH2OH। तीसरा नंबर पे मेरा भाई इधर H रहता है, इधर इसको बस याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी सब में फिर उसके बाद OH ही रहता है, बाकी सब में साइड राइट साइड OH रहता है, ठीक है। इतना बस याद रखिएगा। फर्स्ट और 5वें नंबर के बीच रिएक्शन होता है, आंतरिक क्रिया होती है। तो इसमें का जो है OH जो है यहाँ से हट करके यहाँ आ गया, H जो है इधर आ जाता है और OH यहाँ का हट करके इधर आ जाता है OH, ठीक है। इस प्रकार आपको जो पायरोनोस संरचना जो प्राप्त होगी वो, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है। तो इसका जो पायरोनोस संरचना प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी आपको, जिसको हम लोग हावर्ड प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब नीचे चले जाते हैं और ये जो है सब के सब ऊपर चले जाते हैं। तो नीचे जब चले जाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन पर ये नीचे हो जाएगा, OH नीचे, H ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, H नीचे, OH ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, ठीक है। और CH2OH ऊपर, H नीचे, क्योंकि ये जो है हमेशा ऊपर ही रहता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है, इसमें और उसमें डिफरेंट क्या है। इसमें जो स्टूडेंट अल्फा जो है हमको बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड प्राप्त होता है, बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड प्राप्त होता है। यहाँ होता है C1 और C4 के मध्य ही होगा, देखिएगा C1 और C4 के मध्य ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट प्राप्त होता है आपको। कैसे, कितना, ये देखते हैं, H OH H OH OH H, ये हमारा बन जाएगा H OH CH3 CH2OH H। तो ये ऐसा ना प्राप्त हो करके आपको प्राप्त हो जाता है, ये कैसे, H OH H OH OH H H। तो यहाँ भी एक स्टूडेंट आपको इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड प्राप्त होता है ये। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा सिमिलरली सेम टू सेम क्या, ऐसा H, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये फिर से कंटिन्यू इधर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H OH OH H CH2OH H। ओके, तो इसमें इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें हमारा क्या बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के साथ साथ इसकी जो ढेर सारी जो सेल्यूलोज होती है, अणु जो होती है सेल्यूलोज की अणु, वे भी आपस में किस बंध में, हाइड्रोजन बंध के माध्यम से बंध जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा जो है संघनन हो जाता है, बहुत ज़्यादा, और इसकी अणु भार बहुत ज़्यादा हो जाती है उच्च, जिसके कारण ही ये जो है सख्त होता है। क्या होता है, सख्त होता है। ओके, ये क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट हमको क्या प्राप्त हो जाता है, सेल्यूलोज प्राप्त हो जाता है। तो ये भैया सेल्यूलोज। थोड़ा सा देखते हैं ग्लाइकोजन के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे क्या चीज़, सेकेंड के कार्बोहाइड्रेट्स के उपयोग। ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन के बारे में जैसे पहले बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, मनुष्य में या प्राणियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है,
ठीक है, कहाँ कहाँ संचित होता है मेरे भाई? मस्तिष्क में होता है, लीवर में होता है, मांसपेशियों में होता है। ठीक है, तो इतना बस ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है जो मनुष्य के बॉडी में संचित होता है। ठीक है, उसको हम ग्लाइकोजन कह देते हैं। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के उपयोग की। तो कार्बोहाइड्रेट के उपयोग की बात करें तो सबसे फेमस जो यूज है डियर स्टूडेंट, जैव ईंधन। जैव ईंधन क्यों कहते हैं? तो मनुष्य में, चाहे प्राणियों में हो चाहे मनुष्य में हो, यह जो है ऊर्जा का स्रोत के रूप में कार्य करता है। कैसे? ऊर्जा के स्रोत के रूप में। स्टार्च हमको कहाँ से मिलता है? चावल। तो चावल खाते हैं तो हमें ऊर्जा कैसे मिलती है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। हम आलू खाते हैं तो हमें ऊर्जा कैसे मिलती है वो मैं बताता हूँ। जौ मक्का खाते हैं तो ऊर्जा कैसे मिलती है वो बताता हूँ। तो जब भी हम लोग आलू खाते हैं या चावल खाते हैं तो उसमें स्टार्च होता है। तो स्टार्च ये होता है डियर C6H10O5। ठीक है, तो ये स्टार्च होता है, सॉरी ये क्या होता है? स्टार्च होता है। तो स्टार्च का जब जल अपघटन होता है, ठीक है, तो एंजाइम पाचन हमारे जो बॉडी में, ठीक है, लिवर में और हमारे बॉडी में, जैसे ही अभी मैं पढ़ाऊंगा एंजाइम पढ़ेंगे हम लोग, जैसे खाना को चुगलाते हैं तत्पश्चात तुरंत एंजाइम उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और पूरा पाचन क्रिया तक के एंजाइम जो है इफेक्ट करते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं? जैसे इन्वर्टेज, डायस्टेज नामक जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। माल्टोज में कन्वर्ट कैसे होता है? तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 6 12, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, H22 एंड 5 दूनी 10 और 1 11 और 11, दैट इज माल्टोज। क्या बन गया? माल्टोज बन जाता है। और माल्टोज जो है डियर स्टूडेंट, माल्टोज जो होता है हमारा, उसका पुनः क्या होता है? पुनः जल अपघटन होता है। माल्टोज का पुनः जल अपघटन होता है। तो जल अपघटन होने पर ये हमको ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये क्या मिल गया? ग्लूकोज मिल जाता है। दोनों के दोनों माल्टोज से प्राप्त दोनों मोनोसेकेराइड ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मेरे भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किस चीज़ में? ये देखो, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाता है 6H2O। 6 दूनी 12 और 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन। ठीक है, ये 6 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है, तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और लगभग 2873 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या? एनर्जी इस क्रिया के दौरान। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं इसकी अणुभार की बात करूँ, क्योंकि ये वायुमंडल में है, ये तो हम ले सकते हैं, इन्हें कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 छक्के 72, 12, ठीक है, और 16 छक्के 96, तो ये हो जाएगा 10 की 0 कैरी 1, ठीक है, 8 दूनी 16, 17, कैसे कर दिया यार? हाँ, 17 18 180, तो 180 ग्राम ग्लूकोज से, 180 ग्राम ग्लूकोज से हमें लगभग अप्रॉक्सीमेट 3000 जूल जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? और यही कारण है, देखो, जब किसी को चक्कर आ रहा होता है तो उसको फटाफट ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं। क्यों ग्लूकोज इसलिए पिलाते हैं? देखो, अगर हम उसको खाना खिलाएंगे, अगर किसी को चक्कर आ रहा है उसको खाना खिलाएंगे, तो खाना खिलाएंगे तो पहले खाना खिलाएंगे तो वो किस रूप में जाएगा? स्टार्च के रूप में जाएगा। फिर पानी अलग पिएगा तो जाके उसका फिर पाचन होगा, माल्टोज में बदलेगा। माल्टोज में बदलने के बाद भैया वो फिर पाचन होगा तो ग्लूकोज में बदलेगा। ग्लूकोज में बदलने के बाद बेचारा सांस लेगा तब जा करके उसको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए चक्कर, जब किसी कभी भी चक्कर आता है ना, स्पोर्ट खेलते हुए स्कूलों में देखे होंगे ना, किसी बच्चे को चक्कर आ गया तो और एक ग्लूकोज लाओ भाई, घोल के पिलाओ उसको। क्यों? ग्लूकोज जैसे लाया जाता है, घोलते हैं मतलब पानी मिलाते हैं, है ना, तो पानी मिलाते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसका क्या होता है? थोड़ा सा एक्टिव जल्दी क्रिया करती है। ठीक है, तो ग्लूकोज मिलाते हैं और उसको सांस लेते हैं, खुला में थोड़ा दूर हो जाओ, सांस हवा आने दो, ऑक्सीजन आने दो। तो ऑक्सीजन जैसे मिलता है तुरंत वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो डेली छोड़ ही रहा है, एनी टाइम, है ना, सांस ले रहा है, छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, पानी उसके बॉडी में जाता है तो बड़ी ठंडा भी महसूस होता है और ऊर्जा भी मिल जाती है, फिर खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का स्रोत है। कैसे? अब कोई पूछेगा कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो उसको इस तरीके से बताना, फिर माल्टोज बताना, उसको स्टार्च बताना, तो समझ में आ जाएगा कि खाना क्यों खाते हैं।
ठीक है। और डियर स्टूडेंट, इसी का नेक्स्ट यूसेस पहला यूज फ्री हो गया ना। दूसरा स्टूडेंट हमारा आरएनए डीएनए में कार्बोहाइड्रेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बोहाइड्रेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार कर दें कार्बोहाइड्रेट तो पौधों में कोशिका भित्ति जो होती है वह किस चीज की बनी होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किस चीज की? कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है, होती है। तो इस प्रकार से आप और 2-3-4 देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार यहाँ तक हमारा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट खत्म। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर न्यूक्लिक अम्ल। तो एक बड़ा चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है, बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ